वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक हम जो सीखने वाले हैं वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। देखिए इससे पहले भी 9th-10th क्लास में आपने सीखा था। 10th क्लास में जब भी किसी वायर से करंट पास किया जाता है ना, वायर से करंट पास किया जाता है तो करंट पास करने के कारण उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। अब समझना ध्यान से, वापस क्या कह रहा हूं। वायर से क्या पास किया? करंट पास किया। अच्छा, करंट पास किया। अच्छा, करंट की डेफिनेशन पे गौर करते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट? तो हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मतलब चार्ज फ्लो हुआ तो करंट आया, करंट आया तो मैग्नेटिक फील्ड आया। अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड आया किसके कारण? करंट के कारण। करंट किसके कारण? चार्ज के फ्लो के कारण। तो किसी वायर से करंट पास करने पर उसके आसपास ऐसा ऑब्जर्व किया गया था कि मैग्नेटिक फील्ड होता है। आप समझिए हमने क्या किया। हमने इस बार सेपरेट चार्ज लिया, ओपन चार्ज लिया। चार्ज लेने के बाद चार्ज को हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया और उसके साथ डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस जो हुए, वो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुए हम देखते हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए, ये पहले पाया गया कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, राइट साइड मैग्नेटिक फील्ड है। और मान लीजिए अगर राइट साइड मैग्नेटिक फील्ड है और आपने चार्ज पार्टिकल को राइट साइड थ्रो कर दिया, फील्ड भी राइट साइड है, चार्ज पार्टिकल को भी राइट साइड थ्रो कर दिया, तो राइट फील्ड, राइट चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, तो ये पाया गया उस पर कोई फोर्स नहीं लगा। अब देखिए, फील्ड है राइट, आपने चार्ज को लेफ्ट थ्रो कर दिया। फील्ड राइट साइड है, चार्ज को लेफ्ट थ्रो कर दिया, तो राइट साइड फील्ड होने पर चार्ज को लेफ्ट साइड थ्रो किया गया, तब भी यह पाया गया कि कोई भी फोर्स चार्ज पार्टिकल पे नहीं लगा। मतलब जिस पाथ पे चार्ज पार्टिकल पहले जा रहा था, अभी भी चार्ज पार्टिकल उसी पाथ पे जा रहा है। मान लीजिए फील्ड है राइट साइड, आपने चार्ज पार्टिकल को इस तरह से प्रोजेक्ट किया अपवर्ड। राइट और अप में कितना एंगल है? तो राइट और अप में 90 डिग्री का एंगल है। तो यह प्रैक्टिकली पाया गया कि फोर्स एक्सपीरियंस हुआ और काफी बड़ा फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। तो यह सोचा गया कि अगर एंगल 0 है तो भी फोर्स 0 है। एंगल देखो, ये फील्ड और ये डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये फील्ड और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, एंगल 0 है तो भी फोर्स 0 है। ये फील्ड और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट, एंगल 0 है या 180 है तो एंगल 180 है। एंगल 180 है तो भी फोर्स 0 है। और फील्ड ये रहा राइट साइड और वेलोसिटी अपवर्ड, तो मैक्सिमम फोर्स ऑब्जर्व हुआ। इससे तो एक बात साफ जब समझ में आ जाती है, वी कम टू द वेरी फाइनल कंक्लूजन कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो थीटा 0 होने पर आंसर फोर्स का 0 है, थीटा 180 होने पर आंसर फोर्स का 0 है। मतलब बताओ ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा जिसमें थीटा 0 रखने पर 0 आंसर आएगा, थीटा 180 रखने पर आंसर 0 आएगा। तो डेफिनेटली आप भी कंक्लूड कर चुके हैं साइन वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसके कारण ये आंसर 0 आएगा। तो बच्चों, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन से पाया गया छोटा चार्ज छोटा फोर्स, बड़ा चार्ज बड़ा फोर्स। धीरे से फेंका कम फोर्स, फास्ट फेंका ज्यादा फोर्स। छोटा चार्ज छोटा फोर्स, बड़ा चार्ज बड़ा फोर्स। स्लो प्रोजेक्ट किया कम फोर्स लगा, ज्यादा फास्ट प्रोजेक्ट किया ज्यादा फोर्स लगा। तो वेलोसिटी या कह लीजिए स्पीड, मैग्नेटिक फील्ड और एंगल, ये तीनों खेल रोल प्ले कर रहे हैं। इन तीनों को समराइज करके जो ऑब्जर्व किया गया वो ये किया गया। आइए देखिए यहां पर कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाता है तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इज गिवन एज क्यू वी क्रॉस बी। अच्छा, ए क्रॉस बी क्या होता है? तो आप जानते हैं ए क्रॉस बी होता है आपके पास में मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, तो वी क्रॉस बी को मॉड बी साइन थीटा लिखा जाएगा। अच्छा, एक बात नोटिस करना, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट परपेंडिकुलर आता है। क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट परपेंडिकुलर आता है, जो मैं बोर्ड पे भी समझाऊंगा, कुछ समय में बोर्ड पे आने वाला हूं। तो मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर फोर्स होगा। पहला केस, जब फील्ड ही ना हो, कोई फील्ड ना हो, तो देखो बी रख दो 0, F इक्वल टू क्यू वी इंटू 0 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। एनीथिंग 0, आंसर विल बी 0। दूसरा, पार्टिकल रेस्ट पर हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो और पार्टिकल को रेस्ट पे रख दो, वेलोसिटी 0 कर दो। वेलोसिटी 0 कर दो तब भी चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। मतलब क्या हुआ? अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पे रखा जाता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में किस पे रखा जाता है? रेस्ट पे रखा जाता है तो कोई फोर्स नहीं लगता है।
दूसरा, अगर चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है और दो एंगल मैंने बोले आपसे 0 और साइन 180, तो यहां देखो क्यूवी साइन 0, क्यूवी भी साइन 0, साइन 0 होता है 0, और यहां क्यूवी भी साइन 180, साइन 180 भी 0 होता है, तो 4 0 ही लगता है। मतलब चार्ज पार्टिकल को आपने फील्ड की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया तो भी 0 फोर्स, अपोजिट टू फील्ड प्रोजेक्ट किया तो भी 0 फोर्स होता है। आइएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने का तरीका क्या है? तो पिछले यहां पर आप देख सकते हैं वी क्रॉस बी में ए क्रॉस बी कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं, या राइट हैंड स्क्रू रूल यूज कर सकते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल के मुताबिक, अगर राइट हैंड स्क्रू रूल के मुताबिक अगर आप अपने राइट हैंड को कहां रखें और कहां की तरफ टर्न करें, तो ध्यान से सुनना, अपने सारे फिंगर्स को आप रखें वेलोसिटी की तरफ और आप उसे टर्न करें मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। फिंगर्स को रखें वेलोसिटी की तरफ, टर्न करें मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। जो थंब होगा वो थंब जो बताएगा वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है ना? आइएगा, आप चाहें तो चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स है वो फिंगर्स रूल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा इन सब रूल्स के प्लेस पर आप क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट यूज करें, वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब ऐसा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है, ऐसा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है कि चार्ज पार्टिकल के डिफरेंट एंगल पर प्रोजेक्शन पर डिफरेंट टाइप की मोशन ऑब्जर्व होती है। जब चार्ज पार्टिकल को डिफरेंट एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है तो डिफरेंट टाइप की मोशन ऑब्जर्व होती है। ये मोशन समझाने से पहले मैं उसी फोर्स के बारे में कुछ और बातें आपको समझाना चाहूंगा जिनसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आइए बोर्ड की तरफ चलिए और F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी फॉर्मूले से क्या क्या पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है, कितने तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, सीखिए। देखिए स्टूडेंट, अभी हमने ये कहा फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इज गिवन एज वी क्रॉस बी, ठीक है ना? तो आप समझना थोड़ा ध्यान से इस बात को। चार्ज, मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी को लिखा जाता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन कैप। और ये एन कैप क्या होता है? एन यूनिट वेक्टर क्या होता है? ये यूनिट वेक्टर और ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये ए है, मान लीजिए ये बी है, तो ए क्रॉस बी का मीनिंग क्या हुआ? राइट हैंड लीजिए, शुरू कहां से करना है, खत्म कहां पे करना है? ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी निकालना है मतलब ए हो गया स्टार्टिंग वेक्टर और बी हो गया एंडिंग वेक्टर, जहां पे ले जाना है। ए से बी की तरफ राइट हैंड को कहां रखो? ए की तरफ रखो। कहां की तरफ टर्न करो? फिंगर्स को बी की तरफ करो। तो थंब जो बताता है वो इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहा होता है। आप में से कई बच्चे मुझसे पूछेंगे एक बार, या सोच रहे होंगे इस समय कि सर ए क्रॉस बी निकालने के लिए आप ऐसा रखते और बी की तरफ जाते ऐसा, तो अंदर आ जाता। तो मैं आपसे हमेशा कहूंगा फिंगर्स मिनिमम एंगल सब्सटेंड करना चाहिए। फिंगर्स मिनिमम एंगल सब्सटेंड करना चाहिए। मतलब ए क्रॉस बी अगर आप ऐसे जाते हैं तो ये एंगल बड़ा बन रहा है, लेकिन आप ए क्रॉस बी ऐसे जाते हैं तो छोटा एंगल बन रहा है। तो वी क्रॉस बी मतलब आप सोचिए, हम जानते हैं आई जे के नोटेशन को हम समझते हैं, तो आई जे के नोटेशन के हिसाब से हम जानते हैं आई क्रॉस जे, इसे लिखा जाता है के। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के को क्या लिखा जाता है? तो जे क्रॉस के को लिखा जाता है स्टूडेंट्स आई वेक्टर। जे क्रॉस के इज रिटर्न आई वेक्टर और के क्रॉस आई इज रिटर्न जे वेक्टर। अब समझिए, अगर इसका उल्टा लिखा जाता, मतलब क्या, जे क्रॉस आई लिखा जाता तो हम इसे माइनस के लिखते थे, के क्रॉस जे लिखा जाता था तो हम इसे माइनस आई लिखते थे, और आई क्रॉस के लिखा जाता था तो आप और हम इसे माइनस जे लिखते थे। बराबर है? क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव। अब F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी में नोटिस करना, अगर मान लीजिए वेलोसिटी आई क्रॉस, वेलोसिटी आई और मैग्नेटिक फील्ड जे है, नोटिस कीजिएगा F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी में ऐसा मान लेता हूं कि वेलोसिटी आई और मैग्नेटिक फील्ड जे, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, वी बी मैं आगे लिख देता हूं। तो F इक्वल टू क्यू वी बी और आई क्रॉस जे को आप क्या लिखते हैं? तो के लिखते हैं। अब चेक कीजिएगा, फोर्स की डायरेक्शन है प्लस के, फोर्स की डायरेक्शन है प्लस के, वेलोसिटी की डायरेक्शन है प्लस आई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस जे। मतलब क्या समझना ध्यान से, ये प्लस आई, ये माइनस आई, ये प्लस जे, ये माइनस जे। वेलोसिटी है प्लस आई, मैग्नेटिक फील्ड है प्लस जे, और फोर्स लग रहा है प्लस के। ये मान लीजिए प्लस के, मतलब z एक्सेस आउटवर्ड माइनस z एक्सेस इनवर्ड।
तो ये प्लस जे आपके पास अवेलेबल है। तो सोचिए, बताइए, ये फोर्स है और ये मैग्नेटिक, ये वेलोसिटी है, दोनों के बीच का एंगल बताओ कितना है। ये फोर्स है और ये वेलोसिटी है, तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, बराबर है ना। अच्छा, ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये फोर्स है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, एंगल देखो। सो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तीसरी एक और बात देखो, चेक करो ध्यान से, ये फोर्स है, ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर है। तो ये फोर्स ऐसा होता है जिसमें जो आंसर्स हैं, फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है, फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है, फोर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है। अब इसका क्या मीनिंग निकलता है, समझते हैं थोड़ा सा। भाई, दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर हो, देखिए दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो, तो एक स्पेशल केस डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि भाई मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये रहा ए वेक्टर और ये रहा आपके पास में बी वेक्टर, ये एंगल थीटा, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ये एंगल थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, थीटा 90 पुटअप करो, तो 90 पुटअप करने से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको मिलता है मॉड ए मॉड बी कॉस 90। नाउ मॉड ए मॉड बी कॉस 90 जीरो होता है, तो आप लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। सो डॉट प्रोडक्ट जीरो लिखा जा सकता है, वी कैन राइट जीरो। मतलब अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, फोर्स वेक्टर डॉट वी वेक्टर कैन बी रिटन जीरो। अच्छा, आप ये बात जानते हैं, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर जीरो डिवाइड बाय एम, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आने वाला है। ओके, फोर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, सो फोर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आपके पास में, तो मास इनटू एक्सेलरेशन डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन डॉट बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू जीरो डिवाइड बाय एम। तो मैग्नेटिक फील्ड और एक्सेलरेशन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो होता है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी बी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो ये तीनों कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब एक और बात इसमें थोड़ा समझने वाली है, जो है फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। अच्छा, फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी मतलब एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर जीरो है। चलिए आइए पावर के डेफिनेशन को याद कीजिए। रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, इसे कहते हैं एफ वेक्टर डॉट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर यूनिट टाइम। तो हम कह सकते हैं फोर्स वेक्टर इनटू वेलोसिटी वेक्टर, ये हो गया पावर वेक्टर। मतलब पावर को आप लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम और फोर्स इनटू वेलोसिटी वेक्टर जिसकी वैल्यू जीरो आ रही है। मतलब कुल मिला के हम बोलेंगे वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन बाय व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कोई भी वर्क नहीं कर रहा होता है। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है भाई, जब मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क करता ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा, चार्ज पार्टिकल पे क्या फर्क पड़ेगा, समझिएगा ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड जब कोई वर्क नहीं कर रहा है तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम को याद करो भाई। 11th क्लास में जो हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम, मैं याद दिलाना चाहूंगा। वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो, चार्ज पार्टिकल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया है, ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और अदर, ये मान लीजिए तीनों वर्क डन है। ये फाइनल माइनस में इनिशियल की बात कर रहा हूं। अच्छा, अदर में नॉर्मल और टेंशन, तो मैं चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड में। जब मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो कर रहा हूं तो ना तो टेंशन की बात है ना ही नॉर्मल की बात है, तो अदर वर्क डन जीरो। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव में आता है फ्रिक्शन, डिसिपेटिव फोर्सेस। भाई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो कर रहा हूं, फ्रिक्शन का कोई जिक्र किया ही नहीं है। जब फ्रिक्शन का जिक्र किया ही नहीं है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात ही नहीं आएगी। अब जो भी बचा वो मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन बचा। ये होना चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड ने जो वर्क किया वो तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, वो वर्क डन जीरो है। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, आप कह सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या हुआ,
जो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड शुरुआत में था वही काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड बाद में भी होता है। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी को अफेक्ट नहीं करता, ये किसी भी तरह से काइनेटिक एनर्जी को अफेक्ट नहीं करता, बस ये क्या करता है, ये उसकी डायरेक्शन को बदल रहा होता है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस कंसेप्ट पे बेस्ड कई क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं जो आगे आप हम और सीखने वाले हैं। अब आइए ये समझिए कि चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाता है तो प्रोजेक्ट करने पर चार्ज पार्टिकल पर फोर्सेस किस तरह से लग रहे होते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ये क्वेश्चन कई एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। भाई मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है, एक होता है क्रॉस की मदद से और एक होता है डॉट की मदद से। जब भी क्रॉस की मदद से मैग्नेटिक फील्ड बताया जाए, समझिएगा स्टूडेंट, जब भी क्रॉस की मदद से मैग्नेटिक फील्ड बताया जाए तो इसका मतलब समझिएगा, ये बोर्ड के प्लेन से अंदर की तरफ हम बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग बोर्ड के प्लेन से अंदर की तरफ। मतलब सर इसका मीनिंग क्या, मीनिंग समझाता हूं। मीनिंग ऐसा है, हम ऐसी बात कर रहे हैं, फील्ड अंदर की तरफ है और अगर मैंने डॉट बताया तो डॉट बताने का मतलब है फील्ड बाहर की तरफ है। डॉट बताने का मतलब है फील्ड कहां की तरफ है, अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। तो फील्ड बाहर की तरफ है और जब फील्ड बाहर की तरफ हो तब इसे बताया जाता है प्लस के कैप से। किससे बताया जाता है, प्लस के कैप से। और फील्ड अंदर की तरफ हो तो इसे बताया जाता है माइनस के कैप से। माइनस के कैप को कहते हैं नेगेटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन, जो हम नॉर्मली अज्यूम करते हैं। कब, जब हम इसे कह रहे हो ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये प्लस आई, ये माइनस आई, ये प्लस जे, ये माइनस जे, बराबर है ना। तो डॉट का मीनिंग क्या होगा, यहां पर डॉट का सीधा सीधा मीनिंग होगा प्लस के कैप। प्लस के कैप मतलब क्या, पॉजिटिव जेड एक्सिस। प्लस के कैप का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव जेड एक्सिस। ये बात हमेशा याद रखें, हम पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ बात कर रहे होते हैं। अब यहां क्वेश्चन ऐसा है कि मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया, फिर प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया, फिर न्यूट्रॉन को प्रोजेक्ट किया, फिर अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, फिर बीटा पार्टिकल के पॉजिटिव को प्रोजेक्ट किया, फिर बीटा नेगेटिव को प्रोजेक्ट किया और फिर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोजेक्ट किया। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोजेक्ट किया तो बताओ किस तरफ बेंड होंगे, किस तरफ बेंड होंगे। और सबकी वेलोसिटी v है और राइट साइड है, मतलब प्लस आई कैप है। देखो मैंने क्या कहा, वापस सुन लो। पहला पार्टिकल कौन सा बोला गया, तो पहला पार्टिकल आपको इलेक्ट्रॉन बोला गया। दूसरा पार्टिकल कौन सा बोला गया, दूसरा पार्टिकल प्रोटॉन। तीसरा न्यूट्रॉन, बेसिक पार्टिकल। चौथा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल। पांचवा बीटा पॉजिटिव। छठा बीटा नेगेटिव। सातवां ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी वेव्स होती है तो याद कीजिएगा, थोड़ा याद करवा देता हूं आप लोगों को मैं। ऐसी वेव जो न्यूट्रल होती है, ऐसी वेव जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट स्पीड होती है, या ऐसी वेव जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती है जिन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती, बराबर है ना। आप समझो ध्यान से। गामा, एक्स, यूवी, वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर, आर से इंफ्रारेड, एम से माइक्रोवेव, माइक्रोवेव से रेडियो वेव। ये मैं पहले भी क्लासेस में कई बार बता चुका हूं। गामा मतलब मामा, मामा का हुआ। एक्स, एक्स मतलब एक्सीडेंट, किसके मामा का, तो यूवी, यूवी मतलब किसका, युवराज सिंह, युवराज सिंह। वी मतलब वायलेट, वायलेट मतलब वी आई बी जी वाई ओ आर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड मतलब इंफ्रारेड, रेड मतलब इंफ्रारेड। रेड क्योंकि एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंट के बाद ब्लड निकलेगा। ब्लड कैसा है, ब्लड रेड है, ब्लड रेड है, इंफ्रारेड है। अच्छा ये एक्सीडेंट हुआ क्यों, क्योंकि मामा जी खरीदने गए थे माइक्रोवेव ओवन, किसके लिए, मामी जी के लिए। और ये अनाउंसमेंट कहां पर हुआ था, ये रेडियो पर अनाउंसमेंट हुआ। तो देखो गामा, मामा, मामा का क्या हुआ, बोलो भाई मामा का क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट मतलब एक्सरेज, किसका एक्सीडेंट हुआ, युवराज सिंह के मामा का। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट। वी, वी आई बी जी वाई ओ आर पूरा विजिबल रीजन। एक्सीडेंट के बाद क्या निकला, ब्लड निकला। कैसे कलर का निकला, रेड कलर का निकला, रेड इंफ्रारेड। अच्छा किस कारण हुआ, माइक्रोवेव ओवन परचेस करने गए, किसके लिए, मामी के लिए। अनाउंसमेंट कहां पर हो रहा था, तो रेडियो पर हो रहा था। तो ये सारी जो रेज हैं इनको आप मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर दो, ये सब रेज का नेट चार्ज 0 होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। और अगर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, इसलिए मैंने ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिखा। तो पहले समझ लेते हैं,
भाई न्यूट्रॉन का चार्ज 0, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चार्ज 0, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनका चार्ज 0, न्यूट्रॉन का चार्ज 0, मतलब क्या, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज 0। तो हम कह सकते हैं F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखो चार्ज 0 हो गया, तो 0 मल्टीप्लाई बाय वी बी साइन थीटा, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, आंसर विल बी 0। मतलब क्या हुआ, मतलब सीधा सीधा हुआ, जब भी सारी के सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोजेक्ट किया जाएगा तो जिस डायरेक्शन में वो जा रही है उनकी डायरेक्शन बदलेगी नहीं, उनकी डायरेक्शन बदलेगी नहीं। न्यूट्रॉन जिस पाथ पे जा रहा था उसी पाथ पे न्यूट्रॉन चला जाएगा, ये बात याद रखिएगा सभी स्टूडेंट। अब आगे समझिए, हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। लेट अस टॉक अबाउट फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। देखो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कौन कौन है, प्रोटॉन, अच्छा बीटा पॉजिटिव मतलब एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीटा पॉजिटिव मतलब एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वापस से वही पॉजिट्रॉन की बात हो रही होती है। और आपके पास में अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल मतलब 2He4 डाई पॉजिटिव, हीलियम न्यूक्लियस, वापस सुन लीजिएगा, हीलियम न्यूक्लियस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। हीलियम न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। 2He4 मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए, इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए XZA के मुताबिक। XZA, Z एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, मास नंबर मतलब सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 4 माइनस 2 दैट इज 2। मतलब शुरुआत में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। तो पहले जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज प्लस ही, 2 प्रोटॉन है प्लस 2 ही, 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ही, तो माइनस ही चार्ज, माइनस ही मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 ही, तो नेट चार्ज शुरुआत में 0 था। तो हीलियम एटम जो था वो न्यूट्रल था। लेकिन जब आपने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो इसमें बचा प्लस 2 ही, और इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज प्लस 2 ही एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। बताने का मकसद सिर्फ इतना सा कि ये भी कौन सा चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी मैं ये बता रहा हूं। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। आइएगा, F इक्वल टू क्यू V क्रॉस B के हिसाब से बताइए। जो भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा मैं ले लेता हूं प्लस क्यू। सभी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मतलब प्रोटॉन, मतलब बीटा पॉजिटिव और अल्फा पार्टिकल। इन तीनों को वेलोसिटी तीनों की राइट साइड बताई गई है, राइट साइड बताई गई मतलब प्लस आई बताई गई, प्लस आई बताई गई, V प्लस आई। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो माइनस के बताया गया है। तो F इक्वल टू आगे आपके पास क्यू वी बी आई क्रॉस माइनस के, F इक्वल टू माइनस क्यू वी बी आई क्रॉस के। अच्छा आई क्रॉस के, वापस सुनना, आई जे और के पर गौर करना, आई जे के पर गौर करना, आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आए, के क्रॉस आए, के क्रॉस आए मतलब जे। तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के कितना होगा, माइनस जे, माइनस जे। तो माइनस जे समझिए F इक्वल टू क्यू बी बी, और ये आता है आपके पास में प्लस जे। मतलब हम कह सकते हैं इस पे लगने वाले फोर्स की जो बात की जा रही है, व्हाट वी आर टॉकिंग, तीनों पर प्लस जे की डायरेक्शन में फोर्स, मतलब वेलोसिटी इस तरफ, फोर्स इस तरफ। तो रिजल्टेंट पाथ कहीं ना कहीं इस तरफ, रिजल्टेंट पाथ कहीं ना कहीं इस तरफ, बराबर। तो ऐसा मोशन जिसमें फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसा मोशन जिसमें फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं, उस मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। मतलब ये आर्क के फॉर्म में डेवलप होता है, आर्क के फॉर्म में। तो प्रोटॉन भी टर्न होगा इस तरह से, बीटा पार्टिकल भी टर्न होगा इस तरह से, और अल्फा पार्टिकल भी टर्न होगा इस तरह से। मैं अभी ये डिस्कस नहीं कर रहा हूं किसका कर्वेचर कैसा होगा, बस मैं डायरेक्शन बता रहा हूं। प्लस जे मतलब ऊपर की तरफ हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर सोचिए पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस जे आएगा, सोचना ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस जे आएगा तो नेगेटिव होता तो क्या कर देते, नेगेटिव चार्ज के लिए सीधा सीधा आता माइनस क्यू वी बी माइनस जे। मतलब नेगेटिव चार्ज के लिए आता क्यू वी बी माइनस जे। माइनस जे मतलब नीचे की तरफ टर्न होता आर्क के फॉर्म में।
तो मतलब इलेक्ट्रॉन की एंट्री जो होगी, बीटा नेगेटिव की एंट्री ऐसी होगी, इलेक्ट्रॉन की एंट्री ऐसी होगी, मतलब कर्व इस तरह से बनने वाला है। तो सब कुछ खेल डिपेंड करता है डायरेक्शंस पर। आइए स्क्रीन पे चलिए और सीखिए कि किस तरह की डायरेक्शन होने पे क्या इफेक्ट आ सकता है। देखिए स्टूडेंट, अभी जो हमने बोर्ड पे सीखा, बोर्ड पे सीखने के बाद देखिए डायरेक्शन ऑफ पाथ जब निकालना हो, दो केस मैंने बताए और दो केस के बेसिस पे आप ये जो टेबल है उससे आप समझ सकते हैं। देखिए मैंने कहा था इनवर्ड फील्ड जब हो, मतलब क्रॉस वाली फील्ड हो, ये देखिए यहां पर अवेलेबल है, और पॉजिटिव चार्ज हो, तो मैंने ऐसा बताया था तब प्लस जे डायरेक्शन में लगता है फोर्स। तो जैसे आ रहा था ऐसे, प्लस जे मतलब ऐसा गया, आ रहा था ऐसे, है ना, प्लस जे फोर्स लगा मतलब ऐसा टर्न हुआ, ऐसा टर्न हुआ, तो बोलो देखो कौन सा टर्न हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज, आपके हिसाब से चेक कीजिएगा, ये ऐसा जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अगर नेगेटिव चार्ज होता है और इनवर्ट होता है, तो मैंने बताया इलेक्ट्रॉन वाला केस डिस्कस किया था, तो इलेक्ट्रॉन वाले केस पर फोर्स कैसा लग रहा था, माइनस जे। तो इलेक्ट्रॉन आना चाहता था ऐसा लेकिन जा रहा था ऐसा, आना चाहता था ऐसा लेकिन जा रहा था ऐसा, मतलब ये कैसा हो रहा है, तो ये क्लॉकवाइज हो रहा है। तो देखिए नेगेटिव रहा, इनवर्ट रहा, तो क्लॉकवाइज रहेगा। वैसे ही जो नेगेटिव के इनवर्ट का केस है, जो नेगेटिव के इनवर्ट का केस है वो पॉजिटिव के आउटवर्ड का केस होगा। वापस सुनना, जो नेगेटिव के इनवर्ट का केस है वो पॉजिटिव के आउटवर्ड का केस होगा। कारण क्या, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड प्लस के कैप, आई कैप प्लस के कैप, तो वी क्रॉस भी निकालना है, तो आई क्रॉस प्लस के निकालना है, आई क्रॉस प्लस के, तो आई क्रॉस के कितना होगा, माइनस जे होगा, और माइनस जे होगा मतलब क्या होगा, माइनस जे होगा मतलब नीचे की तरफ जाएगा, और नीचे की तरफ जाएगा इसका मतलब देखो क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है ना, तो क्लॉकवाइज। नाउ नेगेटिव चार्ज आउटवर्ड प्लस के कैप, तो नेगेटिव चार्ज तीन बातें फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड करती है। पहला चार्ज का नेचर, दूसरा करता है वेलोसिटी की डायरेक्शन, और तीसरा करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखो पहले वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड बात करते हैं, फिर चार्ज से हम बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल है राइट साइड, मतलब वेलोसिटी प्लस आई, ये प्लस आई, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड प्लस के कैप, क्योंकि डॉट होता है तो प्लस के, तो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, अभी हम दो की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, फिर हम चार्ज के भाई रोल प्ले करेंगे। तो आई क्रॉस प्लस के मतलब माइनस जे, माइनस जे, तो दोनों का साइन कंसिडरेशन हो गया। अब चार्ज का साइन कंसिडरेशन करते हैं, चार्ज नेगेटिव है तो माइनस साइन एक बार और लेना पड़ेगा, तो माइनस चार्ज का और माइनस मैग्नेटिक फील्ड का, तो माइनस माइनस प्लस जे, और प्लस जे का मतलब देखो आना था ऐसा, प्लस जे मतलब ऊपर की तरफ गया, प्लस जे मतलब ऊपर की तरफ गया, मतलब कैसा गया देखो एंटी क्लॉकवाइज गया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो चार्ज की डायरेक्शन निकाली जा सकती है। अब आइए अब हम समझते हैं कि जब भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। ये तो बात आपने देखी कि जिस मोशन में फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं वो सर्कुलर मोशन होता है। देखिए जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो सर्कुलर मोशन करने पर कौन कौन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका एंगुलर स्पीड कितना है, उस सर्कल की रेडियस कितनी है। एंगुलर स्पीड मिला तो आपसे पूछा जाएगा रेडियस निकालने पर रेडियस को डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करो, मोमेंटम में एक्सप्रेस करो, एनर्जी में एक्सप्रेस करो, उसको उसके बाद कर्वेचर कंपैरिजन की बात की जाएगी, कर्वेचर कंपैरिजन की बात की जाएगी, वो भी हम सीखेंगे। उसके बाद में आपसे टाइम पीरियड पूछा जाएगा, टाइम पीरियड के बाद में आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी, फ्रीक्वेंसी से पूछने के बाद में आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी जाएगी। तो आइए बोर्ड पे चलते हैं और सीखते हैं किस तरह से वर्किंग होती है। देखिए हमने क्या कहा आपसे, हमने कहा चार्ज पार्टिकल, डायरेक्शन बना लेते हैं पहले, x x डैश y y डैश, x प्लस आई x डैश माइनस आई, y प्लस जे और y डैश आपके पास में माइनस जे अवेलेबल है। चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट किया Q। अब चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने पर क्या फर्क पड़ा, समझना ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास में, तो मैग्नेटिक फील्ड को लिया जाएगा माइनस के कैप, ओके, मैग्नेटिक फील्ड को लिया जाएगा माइनस के कैप। चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है प्लस आई कैप। अब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स की बात करते हैं। तीन बातें डिसाइड करती है फोर्स को, चार्ज पार्टिकल का नेचर, पॉजिटिव हुआ तो प्लस क्यू लेना, नेगेटिव हुआ तो माइनस क्यू लेना, वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, प्लस क्यू है तो प्लस क्यू ले लिया, वेलोसिटी प्लस आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड माइनस के कैप, एफ इक्वल टू क्यू वी बी, आई क्रॉस के, मैं माइनस साइन बाहर ले लेता हूं, तो बेटा आई क्रॉस जे, आई जे के, थोड़ा समझने पे ध्यान देना,
भाई आई क्रॉस जे के होता, जे क्रॉस के आई, जे क्रॉस के आई होता, के क्रॉस आई कितना होता, तो के क्रॉस आई जे होता, के क्रॉस आई जे होता, लेकिन हमें आई क्रॉस के चाहिए। के क्रॉस आई जे होता तो आई क्रॉस के माइनस जे होता, तो हम कह सकते थे माइनस क्यूवीबी माइनस जे, तो ये हो गया आपके पास क्यूवीबी प्लस जे। तो क्यूवीबी प्लस जे, तो आप समझिए ध्यान से, वेलोसिटी इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, और मैं बता चुका हूं कि भाई याद करो सर्कुलर मोशन का चैप्टर, उसमें बताया था कि फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं। तो आर्क इस तरह से बनता हुआ एंटी क्लॉकवाइज आर्क बनेगा और पार्टिकल ऐसा घूमना चालू कर देगा। तो पार्टिकल को यहां से एंटर करवाते हैं हम लोग, तो पार्टिकल जैसे एंटर हुआ, एंटर होने के बाद उसका जो टर्न होगा वो ऐसा टर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि वो कंप्लीट टर्न कर लेता है, सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस भी की। तो अब जब टर्न हो गया है, सर्कुलर मोशन करने लगा है, तो सर्कुलर मोशन करते समय जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। वापस सुनना, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया वो मैग्नेटिक फोर्स ने प्रोवाइड किया, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, याद करो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पार्टिकल का मास m, स्पीड v, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² अपॉन r, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या फोर्स का मैग्नीट्यूड qvb, सो r कैन बी रिटन mv अपॉन qb। तो रेडियस के एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है mv अपॉन qb, m मतलब मास, v मतलब स्पीड, और b मतलब आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड। एक बार फिर देख लीजिए, m मतलब मास, v स्पीड, q चार्ज, b मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, m अपॉन qb। और मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, समझिए ध्यान से। भाई मान लो E एनर्जी है, m मास के पार्टिकल को v स्पीड से थ्रो किया, m मास के पार्टिकल को v स्पीड से थ्रो किया, थ्रो जैसे ही किया तो उसकी एनर्जी का एक्सप्रेशन बताओ, तो उसकी एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ mv²। इससे आप लिख सकते हैं ट्वाइस E mv², ट्वाइस me इक्वल टू mv² इंटू m, ट्वाइस me इक्वल टू आ गया p², क्योंकि m² v² मतलब मोमेंटम स्क्वायर। तो चाहे तो मोमेंटम को सीधा सीधा लिख सकते हैं √2me। तो आइए r इक्वल टू आ गया mv/qb, p/qb, p को लिख सकते हैं आप √2me अपॉन qb, ये यहां पर ऐसा लिखा जा सकता है। देखो कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, यहां पर जब चार्ज पार्टिकल है तो कभी कभी क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करवाया जाएगा ना, तो कैसा बोला जाएगा, चार्ज पार्टिकल है, इसका मैग्नीट्यूड q है, इस चार्ज पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, है ना, क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में आप क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड में आप चार्ज पार्टिकल को थ्रो करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड में आप चार्ज पार्टिकल को थ्रो करेंगे। आप थ्रो करते समय जो वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी कैसे निकालना है ये बता रहा हूं। आपको बोला जाएगा इस चार्ज पार्टिकल को, मैग्नीट्यूड q है, आपने v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया है। क्या किया है? एक्सेलरेट किया है, और उसके बाद आपने मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया है, उसके बाद आपने मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया है। बताओ रेडियस क्या होगी भाई? बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, q मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी q मल्टीप्लाई बाय v, हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ m इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, q मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस, कैपिटल v से बता रहा हूं मैं। मान लो शुरुआत में चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था, बाद में आपने प्रोजेक्शन के लिए एक्सेलरेट किया, तो आप कह सकते हैं हाफ m vf का स्क्वायर, हाफ m 0 q मल्टीप्लाई बाय कैपिटल V। तो फाइनल वेलोसिटी हाफ m vf स्क्वायर इक्वल टू q कैपिटल V, सो vf इक्वल टू 2q कैपिटल V अपॉन m अंडर रूट। तो ये आपके पास में वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। एक तरीका ऐसा भी है, और आप चाहें तो एनर्जी को भी लिख सकते हैं q कैपिटल V, q कैपिटल V। अच्छा, q क्या है? तो q है चार्ज, और कैपिटल V क्या है? तो कैपिटल V है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो आइए देखिए, r को लिखने का एक तरीका और √2m कैपिटल E अपॉन qb, जिससे आप लिख सकते हैं √2m, E के प्लेस पे क्या लिख सकते हो? q,
कैपिटल V अपॉन QB। अच्छा यहां ऐसा मत समझना कि V क्या है, वापस कंफर्म करो V क्या है। यहां V है पोटेंशियल डिफरेंस और यहां V क्या है, तो यहां V वेलोसिटी है। देखिए हमने रेडियस का एक्सप्रेशन निकाला, अभी आपके सामने हम लोगों ने ऐसा कहा था कि रेडियस इज गिवन एज mv अपॉन QB, जिससे हमने मोमेंटम अपॉन QB कहा था, जिससे हमने कहा था √2me अपॉन QB। इसे ये भी कहा गया था 2mq इंटू कैपिटल V अपॉन QB। ये समझने के बाद रेडियस निकल चुका है। अब मैंने कहा था ऐसा कि सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, वेलोसिटी आपके पास अवेलेबल है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म कर रहा है। आप और हम ये जानते हैं कि हमें एंगुलर स्पीड का अगर एक्सप्रेशन निकालना हो तो वो निकालने का आसान तरीका V इक्वल टू आप लिख सकते हैं R इंटू ओमेगा, तो ओमेगा को लिखा जा सकता है V बाई R। R को आप क्या लिख सकते हैं mv अपॉन QB। V से भी कैंसिल हो गया तो ओमेगा आ जाता है आपके पास में QB अपॉन M, ठीक है ना। तो ये आ गया एंगुलर स्पीड। नाउ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाए। सो ओमेगा इक्वल टू 2π/t, ओमेगा दैट इज QB अपॉन स्मॉल m। सो T कैन बी रिटन 2πm अपॉन QB, जबकि यहां पर M मास, Q चार्ज और B मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, कैपिटल T बराबर, तो 1/T मतलब 2πm अपॉन QB। सो हम कह सकते हैं F इक्वल टू QB अपॉन 2πm। सो Q क्या है, Q चार्ज है, B मैग्नेटिक फील्ड है, M मास है, ये फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है। अच्छा कई बार आपसे पूछा जाता है काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कीजिए, टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को दिया जाता है हाफ mv स्क्वायर से। सो काइनेटिक एनर्जी कैन बी फाइंड आउट हाफ m। अच्छा V कैसे निकालेंगे आप, तो V आप यहां से निकाल सकते हैं, QB क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए QBR डिवाइड बाय M, तो V निकाल सकते हैं आप QBR डिवाइड बाय M इसका होल स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन एज हाफ m Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर, M से M कैंसिल। So kinetic energy is given as half Q square B square R square upon M, ये काइनेटिक एनर्जी कहा जा सकता है। तो हमने ये बातें सब जो सीखी है, अब देखो कई बार आपको कंपैरिजन करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन ये फ्रेम किया जाता है कि आपको रेडियस गिवन है, बराबर है। अब रेडियस गिवन है तो रेडियस से कर्वेचर के बारे में जानकारी दीजिए, रेडियस से कर्वेचर के बारे में जानकारी दीजिए। आप ही से पूछता हूं मैं, बताइएगा कर्वेचर और रेडियस में क्या रिलेशन है। ये कैसा है, ये एक बड़ा है, ये और बड़ा है, ये और बड़ा हो जाइए, ठीक है ना। अब समझिए ध्यान से, मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं, थीटा एंगल बनाता हूं, यहां से थीटा एंगल बनाता हूं, सेंटर से फिर थीटा एंगल सब्सटेंड करता हूं, और सेंटर से फिर थीटा एंगल सब्सटेंड करने की बात करता हूं, ठीक है ना। अब सोचिएगा R और ये जो एंगल आप सब्सटेंड कर रहे हैं, इसके कारण जो आर्क लेंथ है, उस आर्क लेंथ में देखिए क्या इजाफा हो रहा है। मतलब हम ये कह रहे हैं ये छोटा, ये बड़ा, ये और बड़ा, छोटा इस तरह से, ये इस तरह से, और ये इस तरह से। जितना छोटा रेडियस और कर्वेचर का रिलेशन ऐसा बोला जा सकता है, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। भाई R छोटा, R बड़ा तो कर्वेचर छोटा, R छोटा तो कर्वेचर बड़ा। मतलब जितना छोटा उतना कर्व के फॉर्म में, मतलब ये जो एंगल बन रहा है, ये देखिए इस तरह से जो बन रहा है, ये बढ़ जाएगा R छोटा होने पर। R बड़ा हुआ, देखिए R बड़ा तो कर्वेचर बढ़ गया, R और बड़ा, कर्वेचर और बढ़ गया। तो रेडियस और कर्वेचर का रिलेशनशिप होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये नोटिस करना कि अगर बोला जाए कि ये जो सरफेस है ये कैसी सरफेस है, तो ये प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस में कर्वेचर और रेडियस का क्या रिलेशन निकाला जा सकता है। भाई प्लेन सरफेस में कर्वेचर है ही नहीं, कर्वेचर है ही नहीं तो r टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू 0, नो कर्वेचर। भाई जब कर्वेचर नहीं है तो कर्वेचर नहीं है मतलब 0 है, 0 रिजल्ट है मतलब r की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, क्योंकि प्लेन सरफेस के लिए r इंफिनिटी होता है, जो कि आपने प्लेन मिरर भी देखा होगा 10th क्लास में। तो प्लेन मिरर के केस में भी ये बात लगाई जा सकती है, इसे वैलिड किया जा सकता है। आइए आगे और बढ़ते हैं, समझते। देखिए हमने अभी बोर्ड पे सीखा कि रेडियस ऑफ कैसे निकाला गया, तो रेडियस को mv अपॉन क्यूबी लिखा गया, p अपॉन क्यूबी लिखा गया, √2m k अपॉन क्यूबी लिखा गया। इससे 2m
काइनेटिक एनर्जी Q मल्टीप्लाई बाय V, सॉल्व करने के बाद ये आता है। और अभी आपके सामने मैंने डिस्कस किया कर्वेचर और रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ये तीनों बातें होने के बाद कुछ स्टैंडर्ड केसेस जो हमेशा यूजफुल होते हैं वो ये हैं। आपको बोला जाता है कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया है और 3 से 4 पार्टिकल का कंपैरिजन करवाना चाहता है। वो कंपैरिजन करवाएगा कि भाई अल्फा को फेंक दिया, प्रोटॉन को फेंक दिया, बीटा पॉजिटिव को फेंक दिया, बीटा नेगेटिव को फेंक दिया, और थ्रो करने का कंडीशन क्या क्या देगा। कभी वो बोलेगा कि अल्फा, बीटा और किसी अदर पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया विथ सेम स्पीड थ्रो किया, पहला केस। कभी बोलेगा सेम मोमेंटम के साथ थ्रो किया, कभी कहेगा सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ थ्रो किया, और कभी कहेगा कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करके थ्रो किया। तो आपको रेडियस का कंपैरिजन करना है। तो रेडियस का कंपैरिजन कैसे किया जाए? देखिए, हम बात कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल का कंपैरिजन कर रहे हैं और प्रोटॉन का कंपैरिजन कर रहे हैं। ये कंपैरिजन किसी के बीच में भी हो सकता है, ये बात याद रखिए। हम केवल 2 एग्जांपल ले रहे हैं, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। भाई अल्फा पार्टिकल का चार्ज डबल चार्ज होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन का, और अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स होता है अल्फा पार्टिकल के मास का। आइएगा, रेडियस का फॉर्मूला mb/qb। अब आपने सेम स्पीड से थ्रो किया है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को, तो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें थ्रो किया है वो दोनों के लिए सेम है, दोनों का स्पीड भी सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड जब सेम हो गया, बराबर है ना, तो मास और चार्ज पर डिपेंड करेगा। अब जिसका मास और चार्ज का रेशो ज्यादा होगा उसके केस के लिए आंसर रेडियस का रेशो निकाला जा सकता है। तो हम जानते हैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज इज डबल। तो प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल का रेशो 1:2 आता है, और अगर कर्वेचर का रेशो पूछा जाता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 2:1। भाई सेम मोमेंटम से थ्रो किया होता था, तो आप ये फॉर्मूले पे गौर करें, रेडियस का और मोमेंटम का रिलेशन गौर करें। देखिए R = mb/qb, तो R = p/qb। R = p/qb आने के बाद चेक कीजिएगा, मोमेंटम सेम है तो चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है। अब आपने अल्फा उठाया, मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया, प्रोटॉन उठाया, मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया। अब दोनों के चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन हो जाएगा। तो हम जानते हैं चार्ज अल्फा का बड़ा है तो उसका रेडियस छोटा होगा, और प्रोटॉन का चार्ज छोटा है तो उसका रेडियस बड़ा होगा। तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के रेडियस के रेशो 2:1 आएंगे। अच्छा, रेडियस का रेशो मिला, उसी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कर्वेचर का रेशो। अब काइनेटिक एनर्जी सेम हो तब क्या हो? तो रेडियस का फॉर्मूला होता है √2mk/qb। तो भाई k सेम, 2 सेम, b सेम, तो मास और चार्ज के इस रेशो पे डिपेंड करता है √m/q। तो √m/q पे डिपेंड करता है। जब आप सॉल्व करके देखेंगे अल्फा पार्टिकल और इसके लिए, तो रेशो 1:1 आएगा, और कर्वेचर का रेशो भी 1:1 आएगा। अच्छा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस की बात बोल दी जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला रिलेशन देखिए। आइए, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस वाले रिलेशन में 1/b, तो b 1/b दोनों के लिए सेम, ट्वाइस mv, कैपिटल V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सेम, 2 सेम, b सेम, तो ये डिपेंड करता है m/q के रेशो पर। तो आइए, √m/q के रेशो पर डिपेंड करता है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्रोटॉन का रेशो निकालो, अल्फा पार्टिकल का रेशो निकालो, तो ये आएगा मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। नाउ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, सॉल्व करने पर रेशो आता है √2:1 रेशो। तो ये बातें हम लोगों ने सीखी, और ये सीखने के बाद में आगे और भी क्वेश्चंस के केसेस बनते हैं, उन केसेस को हम सीखेंगे। आइए देखिए, कौन सा केस ऐसा है जो पिछले केसेस से अलग होगा। तो अलग ये होगा कि जब अभी तक आपने क्या किया था कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है सपोज, तो आपने चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर थ्रो किया था 90 डिग्री के एंगल पे। अब क्या है, चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा B, और आप चार्ज पार्टिकल को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हो। कितने एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हो? थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो चार्ज पार्टिकल का मास, चार्ज पार्टिकल Q मास m, V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो इस तरह का मोशन किस तरह का पाथ देता है वो हम समझेंगे, और वो समझने के बाद हम वापस से आके स्क्रीन पर एक बार समराइज करेंगे कि उस पाथ का नेचर कैसा होता है। तो आइए बोर्ड पे चलिए और देखिए किस तरह से ये किया जा सकता है। देखिए, हमने क्या बोला, हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, चार्ज पार्टिकल मैग्नीट्यूड Q, वेलोसिटी V, एंगल थीटा पर आपने प्रोजेक्ट किया। अब जब चार्ज पार्टिकल को थीटा एंगल पर आपने प्रोजेक्ट किया, तो चार्ज पार्टिकल के लिए नोटिस करना इस बात को, ये वेलोसिटी, ये थीटा एंगल, तो ये कंपोनेंट लिखा जा सकता है v cos थीटा, और ये कंपोनेंट लिखा जा सकता है v sin थीटा। आप बोलेंगे ऐसा कैसे?
तो चलिए इसको ऐसा भी निकाल लेते हैं। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो ये मान लेता हूं x वी एक्स आई कैप और ये मान लेता हूं वी वाई जे कैप। तो वेलोसिटी वेक्टर जो आएगा दैट विल बिकम वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अब वी एक्स और वी वाई की वैल्यू कैसे निकाली जाए? ये एंगल थीटा, ये वी एक्स, ये आपके पास वी वाई, ये आपके पास वी और ये एंगल थीटा। अच्छा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो वी एक्स अपॉन मॉड वी, तो वी एक्स इक्वल टू मॉड वी कॉस थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, अब आइए साइन थीटा के बारे में बात करें। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपके पास परपेंडिकुलर, ये बेस और ये आपके पास हाइपोटेनियस कहा जा सकता है। सो साइन थीटा परपेंडिकुलर वी वाई, हाइपोटेनियस वी, तो वी वाई को लिखा जा सकता है वी साइन थीटा। सो दिस विल बी वी वाई एंड दिस विल बी वी एक्स, वी एक्स वी कॉस थीटा, वी वाई वी साइन थीटा। ठीक है ना? तो आप यहां पे लिख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर आपके पास आ जाता है दैट इज इक्वल टू वी वेक्टर इक्वल टू वी कॉस थीटा प्लस आई कैप वी साइन थीटा प्लस जे कैप। ओके, अब ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर। चार्ज पार्टिकल का नेचर पॉजिटिव, हम चाहते हैं फोर्स निकालें इस पर, तो फोर्स कैसे निकलेगा ध्यान से सुनिएगा। F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ऐसा लिखा जा सकता है। चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव ले लीजिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी वेक्टर लिखिए कॉस थीटा, इसे लिखा जाएगा वी कॉस थीटा प्लस आई कैप प्लस वी साइन थीटा प्लस जे कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो यहां पर ध्यान से, एक्स डैश y और y डैश, x मतलब प्लस आई, x डैश मतलब माइनस आई, ये प्लस है और ये आपके पास माइनस ही अवेलेबल है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्लस आई इसे लिखा जा सकता है। F इक्वल टू क्यू, v कॉमन निकल गया हर जगह से, b कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा क्या कॉस थीटा प्लस आई कैप, इसे लिख सकते हैं आप साइन थीटा प्लस जे कैप क्रॉस आई कैप, और आई मतलब b कॉमन निकाल चुका हूं मैं। तो फोर्स आ गया आपके पास QVB, फोर्स QVB आ गया कॉस थीटा आई क्रॉस आई प्लस साइन थीटा जे क्रॉस आई। अब समझिए ध्यान से, क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, इन तीनों का प्रोडक्ट हमेशा जीरो आता है। तो फोर्स को लिखा जा सकता है QVB कॉस थीटा इंटू जीरो प्लस साइन थीटा। अच्छा, आई क्रॉस जे कितना होता है? तो आई क्रॉस जे, आई जे और ये के, तो बच्चा चेक करना आई क्रॉस जे कितना होता है? तो आई क्रॉस जे के होता है। तो जे क्रॉस आई कितना होगा? तो जे क्रॉस आई होगा आपके पास में माइनस के। अब चेक करो, ये जीरो मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा जीरो हो जाएगा, सो फोर्स इक्वल टू आएगा QVB साइन थीटा इंटू माइनस के कैप, या मैं कह सकता हूं फोर्स इक्वल टू QB V साइन थीटा माइनस के कैप, तो डायरेक्शन माइनस के कैप आती है। अब यहां माइनस के कैप का क्या मीनिंग निकलता है भाई? ये रहा प्लस आई माइनस आई प्लस जे माइनस जे, बाहर की तरफ आता तो प्लस के और अंदर की तरफ जाता तो माइनस के, बाहर की तरफ आता तो प्लस के, अंदर की तरफ जाता तो माइनस के। मतलब क्या हुआ, यहां वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट वाई कंपोनेंट है। थोड़ा और क्लैरिटी समझते हैं और समझते हैं इस बात को। भाई वेलोसिटी ऐसी थी, इसका ये कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट, ये कंपोनेंट वाई कंपोनेंट थीटा। अच्छा, एक्स कंपोनेंट कितना है? तो वी कॉस थीटा है, और वाई कंपोनेंट कितना है? तो वी साइन थीटा है, बराबर है ना? अब थोड़ा समझना ध्यान से। मैंने पहले भी कहा था, स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वेलोसिटी हो, मतलब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाए, तो फोर्स नहीं लगता है। अब यहां वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है कि वी कॉस थीटा, दूसरा वी साइन थीटा। तो देखो वी कॉस थीटा और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है या डिफरेंट है? बोलो भाई, सेम है या डिफरेंट है? तो मैग्नेटिक फील्ड और वी कॉस थीटा की डायरेक्शन, ये भी राइट साइड ये भी राइट साइड, दोनों सेम है। सेम है मतलब फोर्स नहीं लगेगा। मतलब वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कॉस थीटा कंपोनेंट या सेम डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, या ऐसे वी पैरेलल भी लिखा जाता है कई किताबों में, वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल है, उस कंपोनेंट के कारण
चार्ज पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला। अब ये कंपोनेंट चेक करना, v sin थीटा और मैग्नेटिक फील्ड में चेक करो, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड आपके पास, दोनों में एंगल चेक करो। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि फोर्स इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी में हम लोगों ने v पैरेलल की बात की, v cos थीटा निकला जिसे हमने x कंपोनेंट नाम दिया, v परपेंडिकुलर की बात की, v sin थीटा निकला जिसे हमने y कंपोनेंट नाम दिया। तो पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट को सॉल्व करने पर हमने सीखा कि पैरेलल कंपोनेंट पर के कारण कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता है, परपेंडिकुलर के कारण फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और वो जो फोर्स लग रहा होता है मैग्नेटिक फोर्स, वो QVB sin थीटा माइनस k कैप लग रहा होता है। समझना ध्यान से बच्चों, है ना? इसके कारण v cos थीटा आगे ले जाना चाहेगा। ये कौन सा कंपोनेंट? v sin थीटा। तो v sin थीटा क्या करेगा? माइनस के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मतलब पार्टिकल, देखो मैंने अभी बताया कि ये माइनस के और v sin थीटा की डायरेक्शन थी प्लस आई। तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है उसके कारण मैग्नेटिक फोर्स लगा, और वो भी किससे परपेंडिकुलर है? मैग्नेटिक फोर्स से परपेंडिकुलर है। मतलब क्या? देखो माइनस के चेक करना, माइनस के मतलब अंदर की तरफ, ठीक है ना? और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जे, ये जे आपके पास में अवेलेबल है, जे। तो जे ये रहा और माइनस के ये रहा, दोनों के बीच का एंगल चेक करो। ये देखो एंगल कितना है, तो ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है। अच्छा, ये 90 डिग्री एंगल है, तो मैंने बोला जब भी फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है तो कौन सी मोशन होती है? तो सर्कुलर मोशन हो रहा होता है। जब भी फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है तो सर्कुलर मोशन हो रहा होता है। मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन एंड पैरेलल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर मोशन। पैरेलल कंपोनेंट आगे लाना चाह रहा है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, और उसमें भी डायरेक्शन अंदर की तरफ है। मतलब देखो ऐसा प्रोजेक्ट किया, ऐसा, तो इसके कारण ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण ये ऐसा जाना चाहता है, ऐसा मतलब अंदर से बाहर, ये सर्कुलर मोशन अंदर से बाहर। लेकिन तब तक में लीनियर कंपोनेंट उसको आगे ले जाएगा, ऐसा। तो लीनियर कंपोनेंट आगे ले जाएगा मतलब ये घूमता हुआ आगे भी जाएगा और घूमेगा भी सही। मतलब मोशन समझना, ये सर्कुलर मोशन और आगे भी बढ़ता जाएगा। अंदर जाना ऐसा था इस तरह से, पर ऐसा जाएगा, आगे भी बढ़ेगा अंदर भी जाएगा, आगे भी बढ़ेगा अंदर भी जाएगा। और इसकी इस मोशन को कहा जाता है हेलिक्स या हेलिकल पाथ। क्या पाथ कहा जाता है? हेलिकल पाथ। अब समझना बेटा, मान लो ऐसा गया, अंदर गया बाहर आया, अंदर गया बाहर आया। अगर ऐसा ही घूमता सिर्फ तो सर्कुलर मोशन होती, केवल ऐसा जाता तो लीनियर मोशन होती, ऐसा चला जाता। ये अब ऐसा भी है और ऐसा भी है, तो अंदर भी जाएगा आगे भी बढ़ेगा, अंदर भी जाएगा आगे भी बढ़ेगा। तो इस मोशन को हेलिकल मोशन कहा जाता है। यहां से यहां तक आगे बढ़ रहा है वी पैरेलल कंपोनेंट के कारण। तो भाई यहां से शुरू होकर वापस जब यहां पर आता है तो 1 साइकिल कंप्लीट करता है। तो ये जो डिस्टेंस कवर करता है इसे पिच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिच। क्या कहा जाता है? पिच। और हम इसका टाइम पीरियड एक्सप्रेशन पे निकाल सकते हैं। तो सर्कुलर मोशन जब भी होता है तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, जिस फोर्स को कहते हैं mv²/r, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर कंपोनेंट qv परपेंडिकुलर इंटू b, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण सर्कुलर मोशन हो रहा है। r आ गया mv परपेंडिकुलर अपॉन qb, mv परपेंडिकुलर अपॉन qb। v परपेंडिकुलर को आप क्या लिख सकते हैं? तो mv sin थीटा अपॉन qb, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। वापस से आप v इक्वल टू परपेंडिकुलर r इंटू ओमेगा से ओमेगा इक्वल टू v परपेंडिकुलर अपॉन r लिख सकते हैं। v परपेंडिकुलर अपॉन r मतलब mv परपेंडिकुलर अपॉन qb, परपेंडिकुलर कैंसिल, qb अपॉन m। यहां चेक कर लो, हेलिकल मोशन में भी ओमेगा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ओमेगा वेलोसिटी के कंपोनेंट से इंडिपेंडेंट है। अब जब ओमेगा वेलोसिटी के कंपोनेंट से इंडिपेंडेंट है तो समझिए ध्यान से क्या होने वाला है। ओमेगा निकल गया, ओमेगा आया आपके पास qb अपॉन m,
ओमेगा को लिख सकते हैं आप 2π/t, तो t लिख दिया आपने 2πm/qb। अच्छा, फ्रीक्वेंसीज का रेसिप्रोकल आ जाएगा qb/2πm, ठीक है ना। अब ये डिस्टेंस निकालना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा। तो बताइए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट है, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो मुझे पता है आप जवाब देंगे पैरेलल कंपोनेंट है। पैरेलल कंपोनेंट है v cos थीटा है। तो v पैरेलल कंपोनेंट डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब 1 साइकिल कंप्लीट हुआ तब जो डिस्टेंस कवर किया उसे पिच कहा गया, मैं से x कह देता हूं। यह है v पैरेलल मल्टीप्लाई बाय टाइम, और v पैरेलल कितना है, तो v पैरेलल है v cos थीटा। v पैरेलल v cos थीटा, टाइम की वैल्यू कितनी, तो टाइम है आपके पास 2πm/qb, तो आपके पास पिच की वैल्यू आ गई 2πmv cos θ/qb, 2πmv cos θ/qb, इसे पिच कहा जाता है। तो आइए स्क्रीन की तरफ चलिए और समराइज कीजिए कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा और कैसे उसे हम याद रख सकते हैं। देखिए हमने अभी बोला था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑन हेलिकल पाथ। हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया, चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट करने पर देखो थीटा एंगल पर दो कंपोनेंट निकले, एक निकला v cos थीटा, दूसरा निकला v sin थीटा। अब फोर्स लगा अंदर की तरफ, मतलब ये देखो प्लस z मतलब बाहर की तरफ, माइनस z मतलब अंदर की तरफ। पहले अंदर गया फिर बाहर आया, फिर अंदर गया फिर बाहर आया, फिर अंदर गया फिर बाहर आया, इस तरह से आगे बढ़ता गया। तो ये जो पिच है p, एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसे भी हमने अभी निकाला। अभी आपके सामने हम लोगों ने देखा पैरेलल कंपोनेंट आगे ले जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट अंदर ले जाएगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट सर्कुलर मोशन करवाएगा, पैरेलल कंपोनेंट आगे बढ़ाएगा। आगे मतलब लीनियर सर्कुलर, लीनियर सर्कुलर का कॉम्बिनेशन हेलिकल मोशन। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी थे। पिच आपके सामने अभी निकाला, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस t मल्टीप्लाई बाय v cos थीटा, तो ये आ गया 2πm v cos θ/qb। अब वन रोटेशन जब भी होता है तो 2π होता है, 2π एंगल सबटेंड हो रहा होता है। तो वन टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस कवर होता है उसे हम वन पिच कहते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ पिच निकालने हो तो कैसे निकाला जाएगा, नंबर ऑफ पिच का समझना। नंबर ऑफ पिच कैसे निकाले जाए भाई, वन रोटेशन में मान लो आगे बढ़ते हुए 1 सेंटीमीटर कवर किया, आगे बढ़ते हुए कितना कवर किया, 1 सेंटीमीटर कवर किया, मान लो ऐसा कहा गया। x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर आई और आपसे पूछा गया 60 सेंटीमीटर कवर किया तो कितने पिच होंगे। तो 60 सेंटीमीटर हो गया, आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, टोटल डिस्टेंस, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और वन पिच में आया 1 सेंटीमीटर, तो टोटल 60, वन पिच में 1 सेंटीमीटर, तो टोटल 60 डिवाइड बाय 1 मतलब 60 पिच हो गए। तो टोटल जो लेंथ कवर करेगा हॉरिजॉन्टल लेंथ डिवाइड बाय पिच को आप जब डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ पिच आ जाएगा। इस तरह से पिच को निकाला जा सकता है और ये रिलेशन भी हम सीख चुके हैं। अब देखो कई बार क्या होता है, दो पैरेलल प्लेट होती है, उन पैरेलल प्लेट के बीच में चार्ज पार्टिकल को कहीं से प्रोजेक्ट किया जाता है, किसी सर्टेन एंगल पर वर्टिकली प्रोजेक्ट किया जाता है, या इस तरह से देखो डायग्राम में बताया गया है, चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। अब आपसे पूछा जाता है कि डी मतलब सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, और आर में जो रिलेशन है वो बताइए किस तरह से वो रिलेशन होंगे जिससे कि प्लेट को वो ना टकराए, प्लेट से वो जस्ट टकरा के पास हो, या पहले ही वो टकरा के निकल जाए, बिना टकराए ही निकल जाए। तो आइए ये टॉपिक को हम समझते हैं और सीखते हैं कि इसमें किस तरह से वर्कआउट किया। देखिए यहां पर क्या हुआ, चार्ज पार्टिकल को आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया v वेलोसिटी से। अब समझना थोड़ा ध्यान से, x डैश y और y डैश, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड माइनस के कैप है, वेलोसिटी अपवर्ड है, इसका मतलब प्लस जे कैप है। अब हम बात करते हैं फोर्स के बारे में। सो फोर्स विल बी q v क्रॉस b। थोड़ा डायरेक्शन को समझने की कोशिश करिएगा। q पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिया है, पहले 3 फैक्टर डिफाइन करते हैं फोर्स के नेचर को या डायरेक्शन को, पॉजिटिव चार्ज या चार्ज का नेचर, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। अब q वेलोसिटी की बात की जाए तो प्लस जे, मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो माइनस के। तो आइए F इक्वल टू QVB J क्रॉस माइनस के। अच्छा, F इक्वल टू माइनस QVB, तो J क्रॉस के की हम बात करें तो J क्रॉस के में कैसा होगा, देखो ये रहा I, ये रहा J और ये रहा K। तो J क्रॉस I क्रॉस J K, J क्रॉस के I होता है। सो F इक्वल टू माइनस QVB प्लस I, F इक्वल टू QVB माइनस I, इसे ऐसा कहा जा सकता है। एक बार फिर चेक कर लें, आपने प्रोजेक्ट किया J की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है माइनस के की तरफ, तो J क्रॉस के
माइनस के, जे क्रॉस के आपके पास आ जाता है आई, माइनस आई। तो पार्टिकल जाना चाहता था इस तरफ लेकिन टर्न होगा इस तरफ, ठीक है ना, टर्न होगा इस तरफ, और नेगेटिव होगा तो टर्न होगा इस तरफ। अब देखो बातें कैसी पॉसिबल है, एक तो पॉसिबल है कि पार्टिकल की रेडियस इतनी बड़ी हो कि जाके टकरा जाए, दूसरा पॉसिबल है कि पार्टिकल जस्ट टकरा के बाहर निकले, और तीसरा है पहले ही बेंड हो जाए। तो देखो यहां पर रेडियस की बात समझना, आर, वापस समझना आर, और वापस समझना आर। अगर जस्ट टच होके निकल रहा है तो आर इक्वल टू डी, बहुत इजीली बेंड हो जा रहा है। तो देखो डी बड़ा हो गया, आर छोटा हो गया। जब डी बड़ा हो जाए आर से, जब ये सेपरेशन बड़ा हो जाए आर से, तो आप डायरेक्टली कह देंगे कि ये बिना कोई टेंशन पाले, बिना टच किए निकल जाएगा। पर सोचो कि यहां से टकरा गया मतलब आर्क लेंथ की बात कर रहा हूं, ये आर्क लेंथ। तो कहीं तो भी सेंटर जो होगा वो यहां पर होगा, सेंटर से रेडियस होगी तो ये डी है। मतलब जिस केस में डी छोटा हो जाए आर बड़ा हो जाए, डी छोटा हो जाए आर बड़ा हो जाए, मतलब रेडियस बड़ी हो गई, रेडियस बड़ी हो गई, टकरा गया, ये डी आपके पास मौजूद था, तो इस केस में स्ट्राइक करेगा, इस केस में जस्ट टच करेगा, इस केस में विदाउट टच किए आगे निकल जाएगा, इस केस में विदाउट टच किए आगे निकल जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर है? तो आइए नेक्स्ट टॉपिक और समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लॉरेंज फोर्स। अभी तक कैसा होता था कि मैंने आप लोगों को डिस्कस किया कि आप चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हो, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हो। अब कुछ नई बात है, बात ऐसी है कि एक साथ अगर चार्ज पार्टिकल दो फील्ड में मोशन करे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करे और एक मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करे, सुनिएगा वापस से, चार्ज पार्टिकल एक साथ दो फील्ड में मोशन करे, कौन कौन सी फील्ड? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करे और एक मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करे, तो हम जानते हैं चार्ज पार्टिकल पे दो तरह के फोर्स लगेंगे। एक फोर्स होगा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा फोर्स होगा फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी पर अगर नेट फोर्स निकाला जाए तो नेट फोर्स निकाला जाएगा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों फोर्सेस के सम का जो रिजल्टेंट आएगा उसे नेट फोर्स कहा जाएगा, और उसी नेट फोर्स को नाम दिया जाता है लॉरेंज फोर्स। तो देखिए चार्ज पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया है तो उस पर लगने वाला फोर्स QE इलेक्ट्रिक फोर्स एंड QV क्रॉस V ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो नेट फोर्स को कहा जा सकता है QE प्लस V क्रॉस V बराबर है। अब E की डिफरेंट वैल्यू के लिए, वेलोसिटी की डिफरेंट वैल्यू के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डिफरेंट वैल्यू के लिए फोर्स के डिफरेंट केसेस होंगे जो हम देखने वाले हैं। देखिए पहला केस हम देखेंगे कि जब तीनों की तीनों पैरेलल हो तब क्या होगा। दूसरा केस हम देखेंगे कि E वेक्टर और B वेक्टर पैरेलल हो लेकिन V वेक्टर दोनों से परपेंडिकुलर हो तब क्या होगा। और तीसरा केस हम देखेंगे कि जब तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तब कौन सी कंडीशन डेवलप होगी। फिर आगे हम ये भी देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ना करे, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ना करे तब क्या होगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ना हो तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो मैग्नेटिक फील्ड हो तब क्या होगा, या दोनों नॉन जीरो हो तब क्या होगा। आइए बोर्ड की तरफ चलिए और सीखिए कि लॉरेंज फोर्स किस तरह से रोल प्ले करता है। देखिए क्या कहा गया है, जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करता है और मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है उस पर नेट फोर्स लग रहा होता है। और इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि मैग्नेटिक फोर्स तभी लगता है जब चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा होता है, और इलेक्ट्रिक फोर्स तब भी लगता है जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होता है। तो नेट फोर्स की बात आपके पास में QE प्लस QV क्रॉस V ऐसा कहा जा सकता है। पहला केस क्या कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, और पार्टिकल को प्रोजेक्ट भी इस तरफ किया गया है। अब इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी तो एग्जिस्ट कर रही है पर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच बनने वाला एंगल थीटा 0 है। तो आप देख सकते हैं F इक्वल टू QE प्लस QV भी साइन थीटा, और मैं बता चुका हूं थीटा क्या होता है। तो थीटा एंगल होता है, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो साइन 0 जैसे रखा गया तो साइन 0 0 आ जाएगा, तो फोर्स आएगा आपके पास में QE, मतलब चार्ज पार्टिकल पे केवल और केवल, मतलब चार्ज पार्टिकल पे केवल और केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा।
और चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सिलरेट करने की कोशिश कर रहा होगा। केवल एक ही फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है। आइए अब दूसरी बात करते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, पर चार्ज पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया कुछ इस तरह से। अब नोटिस कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड बट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ऐसे केस में क्या होने वाला है? ऐसे केस में चार्ज पार्टिकल पर QE प्लस QV भी साइन 90 डिग्री, साइन 90 प्लस 1 होता है तो यह आएगा QE प्लस QVB। मतलब चार्ज पार्टिकल पर दोनों फोर्स लगने वाले हैं। कौन कौन से फोर्स लगने वाले हैं? तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, और इस कारण से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स लगने के कारण उसका पाथ दोनों के कारण अफेक्ट होगा। भाई मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन समझिए। चार्ज पार्टिकल को आपने ऐसा प्रोजेक्ट किया इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे लगेगी सुनिएगा ध्यान से। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है अपवर्ड, चार्ज पार्टिकल है राइट साइड, F इक्वल टू हम बात करें Q मल्टीप्लाई बाई E। चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन में प्लस J कैप, तो एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल का स्टार्ट होगा QE अपॉन M, किस डायरेक्शन में? प्लस J कैप। शुरुआत में तो आपने हॉरिजॉन्टल थ्रो किया है, तो शुरुआत में जो वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो होगी ux इक्वल टू v, और वर्टिकल वेलोसिटी होगी शुरुआत में 0, बराबर, क्योंकि आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल फिलहाल इसके हिसाब से। पर इसके कारण चार्ज पार्टिकल पे फोर्स जो लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और देखिए वेलोसिटी राइट साइड है, तो F इक्वल टू Q V प्लस I, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड प्लस J ले लेता हूं मैं, तो F इक्वल टू QVB I क्रॉस J K ले लेते हैं हम लोग। QVB I क्रॉस J मतलब K लिखा जा सकता है, K मतलब फोर्स लग रहा है आउटवर्ड, तो मैग्नेटिक के कारण ये जाना चाहता है ऐसा, लेकिन फोर्स आउटवर्ड लग रहा है, बराबर है। तो ये ऐसा यहां पर अगर ऐसा जाता था सपोज, है ना, तो ये इसी प्लेन में इस तरह सर्कुलर मोशन कर रहा होता था ऐसा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसे ऊपर ले जाना चाहता है, तो ये ऐसा और ऐसा इस तरह से मोशन कर रहा होगा। तो यहां पर कुल मिला के बोला जाएगा कर्व के नेचर का मोशन होगा, कर्व मोशन होगा। यहां पर हम ये कह सकते हैं सिंपली। अब देखो तीसरा केस हम बात करते हैं। थर्ड केस में क्या बोला गया है कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो, व्हेन ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर का केस कैसा होगा? ये केस बिल्कुल वैसा होगा जैसा कि मैं आपको अभी समझाता हूं। मान लो मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे लेफ्ट साइड में एक वॉल है, राइट साइड में एक वॉल है। लेफ्ट साइड वाली जो वॉल अवेलेबल है उस पर मैं पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूं, इस पर मैं नेगेटिव चार्ज मान लेता हूं। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। कहां से कहां होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। मान लीजिए रूफ और बॉटम सरफेस, रूफ और ग्राउंड सरफेस, मैं रूफ को मान लेता हूं नॉर्थ पोल, ग्राउंड को मान लेता हूं साउथ पोल। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी टॉप टू बॉटम। फील्ड की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट आपके हिसाब से, और मैं पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा हूं इस तरह से, इस तरह से। मतलब ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों के तीनों परपेंडिकुलर हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अब इस केसेस में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। इसमें क्या चांसेस हैं ये समझिए ध्यान से। भाई ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, तो फील्ड हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं इसको थ्रो कहां कर रहा हूं? आप राइट, आप बाहर की तरफ, आपकी तरफ थ्रो कर रहा हूं। जब मैं इसे आपकी तरफ थ्रो कर रहा हूं, फोर्स इस तरफ लग रहा है, मैं इसे आपकी तरफ थ्रो कर रहा हूं, फोर्स इस तरफ लग रहा है, या फील्ड इस तरफ अवेलेबल है। तो पॉजिटिव चार्ज पर इस फील्ड का नेचर पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, राइट साइड। तो ये चार्ज को जाना था ऐसा, लेकिन चार्ज इस तरह से जाने की कोशिश करेगा ऐसा, ठीक है ना, इस तरह से जाने की कोशिश करेगा। अब चार्ज पार्टिकल मोशन में आएगा, मोशन में आएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण भी चार्ज पार्टिकल मोशन करने लगेगा। तो आइए दोनों पर हम बात करते हैं। नेट फोर्स होगा इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फोर्स QE प्लस QVB साइन थीटा, इसे ऐसा कहा जा सकता है। अब मान लीजिए फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इससे आप लिख सकते हैं QE प्लस VB साइन थीटा। अब क्या हुआ, एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है Q अपॉन M E प्लस VB साइन थीटा।
अब सोचिए अगर ऐसा हो जाए कि चार्ज पार्टिकल इस तरह से मोशन करे, चार्ज पार्टिकल इस तरह से मोशन करे कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, कुछ इस तरह से मोशन करे, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो dv by dt को लिखा जा सकता है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट एंड दैट इज एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं q by m e प्लस वीबी साइन थीटा, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो e प्लस वीबी साइन थीटा इक्वल टू आपके पास 0 आया, तो आप लिख सकते हैं सीधा सीधा e इक्वल टू माइनस वीबी साइन थीटा, और मैग्नीट्यूड कंसीडर किया जाए तो v इक्वल टू मॉड e मॉड b साइन थीटा। ठीक है ना। अब साइन थीटा की बात समझिएगा ध्यान से। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन बोला जाता है कि एक पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल को लिया गया, उसे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रो किया गया, ऐसा थ्रो किया गया कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, ऐसा थ्रो किया गया कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो किस मिनिमम वेलोसिटी से थ्रो किया जाए जिससे कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए। क्वेश्चन देखिएगा, चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में किस मिनिमम वेलोसिटी से थ्रो किया जाए, मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम स्पीड, जिससे कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता हुआ जाए। वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0, नेट फोर्स 0। तो ये आ गया। अब ये मिनिमम चाहिए, ये मिनिमम चाहिए तो ये मैक्सिमम चाहिए। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पर मिलती है, +1 होती है। इफ थीटा 90 देन साइन थीटा दैट इज +1 को हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू, तो वेलोसिटी हो जाएगी मिनिमम, दैट विल बिकम मॉड e अपॉन मॉड b। ये रिलेशन निकाला जा सकता है। देखिए एक बार समराइज कर लेते हैं। लॉरेंज फोर्स में दो तरह के फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स QE, मैग्नेटिक फोर्स QV क्रॉस B। पहला केस तीनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, जो भी लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो जो भी एक्सेलरेशन होगा F/m वो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होगा। दूसरा केस दोनों पैरेलल पर वेलोसिटी परपेंडिकुलर, तो हम ये कह सकते हैं कर्व मोशन होगा, जो कि हम देख चुके हैं। तीसरा केस तीनों परपेंडिकुलर और इस तरह से जिससे कि नेट फोर्स 0 आ जाए। तो ये तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट हो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम हो। तो इस तरह से आगे हमने जब सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमने पॉसिबल कितने कंक्लूजन ड्रॉ किए देखिएगा। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों 0 हो जाए, तो दोनों 0 होने पर दोनों फोर्स 0 हो जाएंगे, दोनों फोर्स 0 होंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, मैग्नेटिक नॉन 0 हो, तब उस केस में क्या होगा? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो होगा नहीं, तो केवल बचा मैग्नेटिक फोर्स, और केवल मैग्नेटिक फोर्स बचा मतलब F इक्वल टू QVB साइन थीटा बचा। QVB साइन थीटा मतलब फील्ड है तो फोर्स हो सकता है, क्योंकि QVB साइन थीटा में थीटा 0 कर दो, थीटा 0 कर दो, थीटा 0 करोगे फोर्स 0 हो जाएगा। QVB साइन थीटा में थीटा 180 करो, थीटा 180 करोगे फोर्स 0 हो जाएगा। मतलब फील्ड तो होगा फिर भी फोर्स 0 हो सकता है, इसलिए यहां लिखा है फोर्स में भी 0, अगर थीटा 0 हो, थीटा 180 डिग्री हो। अच्छा, दोनों नॉन 0 हो तब भी फोर्स 0 हो सकता है। तो दोनों नॉन 0 तब फोर्स कब 0 हो सकता है? जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ऑपोजिट हो जाए, जो कि देखिए यहां पर बताया गया है कि दोनों का सम अगर 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये तभी हो सकता है। और आखिरी केस जो है कि मैग्नेटिक फील्ड 0 हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो। तो बेटा जब भी हम ये बात जानते हैं, आप और हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे रखो, मोशन में रखो, किसी भी कंडीशन में रखो, फोर्स लगता ही लगता है। तो भाई अगर B 0 और E नॉन 0 हो तो फोर्स विल बी नॉन 0 और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि लगातार एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी बढ़ती रहती है। तो इस तरह से हमने लॉरेंज फोर्स को भी सीखा और लॉरेंज फोर्स के कंसेप्ट भी देखे। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।